पेपर क्रमांक 4 और इसके अंदर होते हैं 3 अलग अलग भाग। 3 भाग में पहला भाग जो होता है वो होता है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का, और आधारभूत ज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित, ये तीसरा हो गया। और जो एक है वो है गणित। तो ये सेक्शन बाद में ऐड हुआ, तो नए पाठ्यक्रम के आधार पर गणित सेक्शन जो है, भाग जो है, ये भाग 2 कहलाता है। और मूल भाग 1 और एक भाग 3 हो सकता है, कई लोग इसको जानते भी होंगे। और सामान्य विज्ञान में हमें भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करनी है। और इन तीनों सेक्शन को हम लोग जनरली मूलभूत ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जनरली ये हो गया थ्योरेटिकल, और ये इसका अनुप्रयोग होता है। क्या होता है? अनुप्रयोग, यानी सामान्य विज्ञान का मानव कल्याण के लिए अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो जनरली इसे समसामयिकियों से संबंधित चीज़ों को जोड़कर इससे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और इसको आपको करना होता है। सामान्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। इसमें परेशानी आती है, ये आती है कि जो आप लिखते तो हैं, बट जो आंसर आप लोग जो उत्तर जो आप लिखते हैं, वो उत्तर पर आपको जो मूल्यांकन होता है वो थोड़ा सा बाकी भागों के कंपैरिजन में, तुलना में कम होता है। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हमें बात करना है कि हमें करना क्या है, कैसे लिखें। तो सामान्यतः जो सामान्य विज्ञान है, वो सामान्य विज्ञान का जो उत्तर हम लिखते हैं, उसको लिखने के क्रम में हम देखते हैं कि हमें याद जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे मूल चीज़ों में, जैसे मूल पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहता है, जो 10वीं कक्षा जो मूल कक्षा माना जाता है, उससे संबंधित ही रहते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखें, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई नियम या कानून है तो वो बदल नहीं सकता। उसका जो कथन होगा, जो उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक द्वारा कहा गया होगा, वो कथन आपको पूर्णतः लिखना है, पूरा लिखना है। उसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए। तो इसी क्रम में चलिए आज हम लोग देखेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं भौतिकी की। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 4 पार्ट 1 भाग 1। पेपर नंबर 4 पार्ट 1 भाग 1 की बात करेंगे, और वो भाग है भौतिकी। तो भौतिकी में हम सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, और समझेंगे कि ये प्रकाश कैसे है। हर कक्षा के बाद मैं आपको एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आपको लिखित रूप में आपको लिखने के लिए एक दूंगा। उसे आपको लिखना है और अच्छे से लिखना है। जितने शब्दों में बोला जाए उतना ही शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, आपको इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश की जो परिभाषा होती है वो होती है, प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सबसे पहला, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसके कारण
जिसके कारण नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसके कारण नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। ठीक है, अगर प्रकाश की परिभाषा हो गई तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि प्रकाश की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। प्रकाश की विशेषता, तो प्रकाश की विशेषता उसके मूल संरचना पर निर्भर करती है। सबसे पहला प्रकाश की संरचना हो, प्रकाश के बारे में कहा जाता है तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी विशेषता ये हो गई कि प्रकाश एक ऊर्जा का समूह है या पैकेट है जिसे फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटॉन। ठीक है, फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। प्रकाश को प्रवाह होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे, प्रकाश को प्रवाह होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में और चर्चा करें तो कह सकते हैं प्रकाश की गति वायु में नहीं कह सकते, निर्वात में सबसे अधिक होती है। कारण इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे अधिक अगर निर्वात में है तो प्रकाश की गति सबसे कम, सबसे निम्न ठोस वस्तु में होती है। तो प्रकाश का प्रवाह कहें या गमन कहें, दोनों सही है। ठीक है, सबसे निम्न ठोस वस्तु में होती है। ठीक है, ठोस वस्तु में होती है। आगे बात करें कि प्रकाश की गति वायु में 3 में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी इसकी विशेषता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये कहानी हो गई प्रकाश की कुछ विशेषताओं की। अब कुछ परिघटना इसके द्वारा होती है तो उस परिघटनाओं को भी विशेषताओं में लिखा जा सकता है। निर्भर करता है कि कितने अंक के प्रश्न को पूछा गया है। तो परिघटनाओं में सबसे पहले प्रकाश परावर्तन को प्रदर्शित करता है, दूसरा अपवर्तन को प्रदर्शित करता है, तीसरा वह विवर्तन को प्रदर्शित करता है, चौथा प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे चीज़ें वर्ण विक्षेपण को प्रदर्शित करता है, रंगों का 7 रंगों में बदलना। तो ये सारी चीज़ें परिघटना के रूप में आती हैं कि ये प्रकाश के कारण ये प्रभाव उसमें देखा जाता है। तो ये सब उसकी क्या है? विशेषताएं हैं। तो ये कुल प्रकाश की विशेषताएं हैं। मुख्यतः हमें इन परिघटनाओं की चर्चा करनी है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पूरे चीज़ों में एक प्रश्न हमसे यहाँ पर बन गया। वह प्रश्न है कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश की क्या प्रकृति होती है, या फिर प्रकाश की निम्न विशेषताओं का वर्णन करें, या 3 विशेषता बोले, 4 विशेषता बोले, तो इस तरह से बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रकाश।
का परिभाषा और प्रकाश की विशेषता। तो प्रकाश किरण की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश किरण कितने प्रकार के, प्रकार तो नहीं, आगे हम देखेंगे इसके परिघटनाओं को। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं इसके पहले परिघटना की, जिसका नाम है परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो परावर्तन को समझने के लिए पहले यहाँ पर आइएगा। तो परावर्तन के लिए ये मान लीजिए मूल सतह है, और ये सतह ऐसा है कि इससे प्रकाश की किरण दूसरे भाग में ना जा सके, और इस भाग को हम लोग बोलते हैं माध्यम 1, और ये भाग हमारा हो गया माध्यम 2। एक माध्यम 1, माध्यम 2। और प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती है, पहला कंडीशन ये है। अब ये परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आती है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, इस आती हुई किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और टकरान, आप किसको, इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। माध्यम को इतना बड़ा ना लिख के आप सीधे, क्योंकि हमको डायग्राम बनाना है, M1 M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपतित किरण कहते हैं। अब इस पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु पर हम अभिलंब बनाते हैं। और अभिलंब वह भाग होता है जो मूल सतह से क्या होता है? लंबवत होता है। ये है अभिलंब। ठीक है। आपतित किरण टकराने के पश्चात जिस कोण से टकराती है, वह कोण जो अभिलंब के साथ बनाती है, उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। टकराने के पश्चात लाइट को इधर जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता रुका हुआ है, तो प्रकाश किरण इधर से ना जाते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वह किरण जो लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण का निर्माण करती है, उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि लाइट जो होगी, प्रकाश किरण जो होगी, वो M1 से यानी माध्यम 1 से माध्यम 2 में नहीं जाएगी, वो माध्यम 1 में ही रह जाएगी। इस परिघटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। चलिए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या कहता है परावर्तन का? तो ये हमारा टॉपिक हो गया परावर्तन। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या है, समझिए इसको, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम गमन करती है, विभाजक सतह, इस सतह को आप लोग O लिख सकते हैं, विभाजक सतह O, एक माध्यम मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं M1 और यहाँ पर लिख सकते हैं M2, आप क ख भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, M1 M2 भी लिख सकते हैं। विभाजक सतह से
टकराने के पश्चात वापस पुनः वही माध्यम में, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा M1 माध्यम में गमन, परावर्तित हो जाती है या फिर गमन करती है। प्रकाश की एक आध डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूँ कि आपको इसी तरह लिखना है, फिर आगे जाके हम इसको फिर फास्ट कर देंगे। प्रकाश किरण की इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आपको कॉपी में बांट देना है। दिस विल बी 3 इन द रेशियो और ये 3:1 अनुपात में लिखा रहेगा। और इसके नीचे आप लिखेंगे चित्र परावर्तन। चित्र क्या कहता है? परावर्तन को कहता है। चित्र बनाने की कार्यक्रम क्या ऐसा रखना है कि ये यहाँ से बराबर दिखे। और ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 लाइन में आप इसको बना सकते हैं, बाकी लाइन को आप लिखने में उपयोग कर सकते हैं। जैसा बुक छपता है उस तरह से आपको लिखना है, बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह लिखते हैं तो जो मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षक हैं या जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपको चित्र को ही देखकर ही अनुमान लगा लेंगे कि आपको यह डेफिनेशन पता है। चलिए, परावर्तन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित और अनियमित का अंतर क्या होता है? नियमित में सतह जो होता है वो समतल होता है। समतल होने के कारण जो किरणें आती हैं वह एक ऐसा संरचना करती हैं जो लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता हो, ठीक है। और इसमें हर जगह IR, और दूसरा पहला कि एक समानता हो, किरणों में समानता हो। दूसरा बात यह है कि एक किरण का एक बार ही परावर्तन होता है। यहाँ से आया यहाँ निकल गया, आया यहाँ से निकल गया, परावर्तन होता है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। ये तभी हो सकता है जब सतह कैसा हो? समतल हो, ठीक है। तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में जो सतह होता है वह समतल ना होकर खुरदरा होता है। जब प्रकाश किरण इस पर टकराती है तो हो सकता है कि वो लाइट यहाँ फिर आ जाए और यहाँ के बाद फिर इधर चले जाए, यानी कि एक किरण का 2 बार या उससे अधिक बार परावर्तन होता है। कारण है सतह का समतल ना होना। सतह का समतल ना होना, सतह का समतल ना होना, ठीक है। तो इसका सतह का समतल ना होने के कारण क्या होता है? एक किरण कई बार परावर्तन से गुजरती हैं, परावर्तन से गुजरती हैं। एक किरण कई बार परावर्तन से गुजरती हैं। इस तरह के परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये नियमित और अनियमित डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। नियमित परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो डेफिनेशन सेम रहेगा, बस सतह ये दोनों पॉइंट को इसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। डायग्राम यही वाला आपको बनाना है, IR, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क हो गया।
और ये आएगा केवल 2 मार्क्स में, और 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, टोटल 30 वर्ड्स आपके कॉपी के हिसाब से 3 लाइन का एक का आंसर होगा। 3 लाइन का एक का आंसर होगा। लैंडस्केप में जो कॉपी आता है एग्ज़ाम में, लैंडस्केप में जो कॉपी आता है एग्ज़ाम में, उस कॉपी का, इस तरह की जो कॉपी होती हैं, इसके 3 लाइन को मानेंगे और इसको 3:1 में, 3:1 में बांट देंगे। तो यह तरीका है और इसी तरह से आप नोट्स बनाएंगे। तो इसे हम कहते हैं परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। आप यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम कहते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। तो परावर्तन के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। 3 नियम, 3 तरह के प्रभाव हैं कह सकते हैं, ठीक है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होंगे। हम अभी डायग्राम देखे थे, आप बना भी सकते हैं, इसके पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। ये तीनों एक ही माध्यम में मौजूद होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा, इस एंगल को कहते हैं आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण। आपतन कोण, अगर ज़्यादा मार्क्स के प्रश्न हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आपतन कोण और ब्रैकेट में लिखेंगे आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य स्थित कोण। क्या लिखेंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य स्थित कोण, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई ऐसे करके, और लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य स्थित कोण तथा परावर्तन कोण, सेम ब्रैकेट में वही लिखेंगे एंगल आर, और यहाँ लिखेंगे परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य स्थित कोण, दोनों हमेशा समान होंगे, ठीक है, हमेशा समान होंगे, सेम होगा, ठीक है, दोनों हमेशा समान होगा। तीसरा, जब हम अक्ष को, यानी कि ये जो सतह है, उसको अगर हम थीटा डिग्री कोण से मोड़ देते हैं, थीटा डिग्री कोण से मोड़ देते हैं, तो ये जो लाइट है वो आके अब यहाँ टकराएगा, और जहाँ टकराता है वहीं पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, अभिलंब, और ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो ये जो कोण होगा वो इस थीटा का 2 गुना होगा, 2 थीटा हो जाएगा। तीसरा ये कहता है, यदि हम विभाजक सतह, विभाजक या सतह भी लिख सकते हैं, सतह को, विभाजक मतलब जो माध्यम को बांटता है, सतह को थीटा डिग्री कोण से मोड़ते हैं तो परावर्तित कोण या फिर परावर्तन कोण 2 थीटा डिग्री हो जाता है।
तथा आपतन कोण ब्रैकेट में लिखें नियम क्रमांक 1 से, नियम क्रमांक 2 से भी, आपतन कोण नियम क्रमांक 2 से ब्रैकेट क्लोज, 2 से मतलब इस नियम से, वो भी 2 थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तीनों नियम समझो। पहला, आपतित किरण, यानी कि तीनों जो किरणें दिख रही हैं, किरणें तो 2 ही हैं वैसे, तीनों एक माध्यम में होंगे। दूसरा, I हमेशा R के बराबर होगा, I हमेशा R के बराबर होगा। और तीसरा कहता है कि यदि सतह को हम थीटा डिग्री कोण से मोड़ देते हैं तो परावर्तन कोण 2 थीटा हो जाएगा, और नियम क्रमांक 2 के हिसाब से आपतन कोण भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। आपको इसमें 2 डायग्राम बनाना है, एक क्वेश्चन पहला वाला के लिए जो पहले बनाया था, और एक बनाना है दूसरे वाला के लिए। ठीक है, 2 डायग्राम बनाना है, और अगर आप बनाना चाहें तो एक में भी इसको बना सकते हैं। चित्र लिख सकते हो, चित्र करके लिखोगे आप परावर्तन के नियम। ठीक है, तो ये कहानी हो गई परावर्तन के नियम। चलिए नोट कीजिए। चल, यहीं तक रखते हैं आज, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे हम, और काफ़ी समय पे, जल्दी समय पर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हिंदी कोर्स है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हिंदी में, जिसे इंग्लिश में समझना है वो फिर इंग्लिश बैच ही ज्वाइन करें, जिसको दिक्कत हो रहा है। बाकी ये हिंदी के लिए ही है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो प्रश्न दिया गया है उसे ज़रूर लिख लें। वेट ना करें कि हम बाद में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। डेली का डेली अपना टारगेट को कंप्लीट करें, और अच्छे से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, और यही मौका है कि आपको समय आपका बच रहा है, कैसे कि आप समय बर्बाद चाह के भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है आप पढ़ ही लें। ठीक है, मत सोचे, कुछ मत सोचे क्या हो रहा है, मत सोचे, आप बस पढ़ते रहें। कोई डाउट होगा, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। धन्यवाद।